Hello everyone. Welcome to Arihant Padhapu. I am your educator Dr. Alka Pandey. आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पे डिस्कशन करेंगे। इसका कुछ पार्ट हम अपने पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। पिछले सेशन में हमने देखा था कि कैसे रिप्रोडक्शन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द लाइफ, स्पीशीज, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में देखा कि रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हमने देखा कि एसेक्सुअल के कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को हमने डिटेल में पढ़ा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में एक कॉमन चीज होती है जो कि 3 फेजेस ऑफ लाइफ है। हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म उन 3 फेजेस ऑफ लाइफ से गुजरता है। वो 3 फेजेस ऑफ लाइफ है: जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज। आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि हम जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में हम सेनेसेंट फेज के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले 3 फेजेस ऑफ लाइफ हमने पिछले सेशन में पढ़ा कि जुवेनाइल फेज जो कि ग्रोथ फेज होता है, पहला फेज है। रिप्रोडक्टिव फेज इज द सेकेंड फेज in which the organism is fertile and it grows to increase its progeny, to increase its number. Reproductive phase के खत्म होते होते senescent phase शुरू हो जाता है। So at the end of the reproductive phase, the senescent phase arrives. अब इस फेज में सबसे पहले तो ये जानिए कि senescent क्या होता है। What is senescence? Senescence means growing old. So इस फेज में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ नेचुरली अकरिंग चेंजेस को एक्सपीरियंस करने लगते हैं, जैसे कि सेनिलिटी। उसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इन प्राइमेट्स होती है और ईस्ट्रस साइकिल इन नॉन प्राइमेट्स होते हैं, ये दोनों ही साइकिल्स स्टॉप होने लगती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। और तीसरा कि मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है वो धीमे पड़ने लगता है। सेनेसेंस लीड्स टू डेथ। अब ये सारे ही फेजेस, तीनों फेजेस, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में इनका ट्रांजिशन इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर। कैसे? फॉर इंस्टेंस लेट अस टेक रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज ट्रिगर्ड बाय द हार्मोन ईस्ट्रोजन। तो इस तरह से हार्मोनल कंट्रोल हो गया। इसके अलावा हमने देखा कि दोज people who are living in tropical areas experience this cycle much before those living in temperate areas. इस तरह से ये environmental factors के द्वारा कंट्रोल हो गया। तो हमने देखा कि both hormonal and environmental factors control these phases of life. The reproductive phase plays a very important role in the continuity of life. We are reiterating it. So, in sexual reproduction, the events and processes are much elaborate and complex than in the asexual reproduction. These events, all these events incorporated in the sexual reproduction, are fundamentally similar in all the sexually reproducing organisms. यानी जो भी sexually reproducing organisms हैं, उनमें ये events, they are more or less fundamentally similar. Maybe having minute differences, but they are all fundamentally similar in all the cases. However, these structures associated with this process, यानी इस प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हो सकता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट हो, पर जो इवेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस सेम ही रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्ट्रोबिलाई
stamens and pistils are present in the plants, whereas in animals they are testis and ovaries. The reproductive structures which we have seen here play a very important role in the sexual reproduction. Now, sexual reproduction is characterized by the male and female gamete fusion. That is, the male and the female gametes fuse to form a zygote, which is followed by the process of embryogenesis. Thus, these events follow a regular sequence. Matlab, fusion of the male and female gametes followed by the zygote formation and thereafter the embryogenesis. So these events follow a regular sequence, and these sequence can be divided into following 3 stages. These stages can be seen in this representation. The events of the sexual reproduction, they include the pre-fertilization events, fertilization and post-fertilization events. The pre-fertilization events include the gametogenesis, that is the gamete formation, and the gamete transfer thereafter. Then comes the fertilization, और उसके बाद आते हैं post-fertilization events, which include the development of zygote and embryogenesis. Now, coming to the pre-fertilization events, all the events which occur prior to the fusion of the male and female gamete, that is, all the events that occur prior to fertilization, they come under pre-fertilization events. They are the name pre-fertilization events. And as we've already seen, that it includes gametogenesis or gamete formation and gamete transfer. Now, gametogenesis is a process of the formation of gametes. जैसा कि उसका नाम ही बताता है, gametogenesis is the process of formation of the gametes, the male and the female, which are formed by the process of cell division. And these gametes are haploid. This is a very important point, that these gametes are haploid because they are formed by the meiotic division, in which the number is reduced to half. So all the haploid organisms belong, such as those belonging to the fungi, algae and bryophytes, the gamete formation can occur mitotically. But in the diploid organisms, including the pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, as well as most animals, including the human beings, they have specialized structures which is known as meiocytes. These meiocytes undergo the meiotic division, which is the reductional division, to produce the haploid gamete. Now, what happens during meiosis is that the diploid 2n number is halved to n number of chromosomes, so it becomes haploid. Now, these gametes which are formed by such kind of division meiotically, they are morphologically distinct. तो हमें बहुत इनको डिस्टिंग्विश करने में परेशानी नहीं होती है, ये एकदम मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग दिखाई देते हैं. Hence, they are also called as heterogametes, where the male gamete is known as antherozoid or sperm, and the female gamete is known as the egg or the ovum. हालांकि कुछ एल्गी में गैमेट्स जो हैं वो इतने सिमिलर होते हैं that it becomes difficult, or rather it is impossible, to categorize them and distinguish them into male and female gametes. Hence, such gametes are known as homogametes. Also, they can be called as isogametes. Now, considering some examples of monoecious and dioecious organisms. For instance, the plants of the Cucurbita family are considered monoecious, where a single plant bears the staminate as well as pistillate flowers. Now, what is staminate flowers? Staminate flowers are those which bear stamen and are unisexual male flowers, while the pistillate flowers are those which bear pistils
and a unisexual female flowers. Means that monoecious plants bear both the pistillate and staminate flowers on the single plant. Even the coconut tree is considered as the monoecious plant, as both the stamens and the pistils are present on the same tree. On the contrary, the papaya is a dioecious plant, since it bears the staminate and pistillate flowers on different individuals. The bisexual and unisexual organisms are also found in fungi. The bisexual fungi, such as some zoosporic fungi, bear the male and the female gametangium on the same thallus. Therefore, these type of fungi are known as homothallic. On the other hand, the heterothallic fungi bear the male and the female gametangium on different thallus. Apart from the plants and the fungi, the members of the animal kingdom too show bisexual and unisexual members. For instance, the earthworm. Both the testis and the ovaries, here we can see in this figure of the earthworm. This is the earthworm. The testis and the ovary is found in the same individual. Hence, it is a bisexual organism. In animal kingdom, bisexual is also known as hermaphrodite. We can see the cockroaches on the other hand, in which the male individual consists of the testis and the female individual consists of the ovary. So this is the case of unisexuality, since the sex organs, male and female sex organs, are born on different individuals. Now, human beings are also unisexual organisms, since each individual possesses either the male or the female reproductive organs. Now here in this figure, we can see some plants also, some unisexual and bisexual plants. For example, this is a green algae, Chara, in which we can see the Oogonium and the Anthridium, जो कि फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो प्रेजेंट हैं एक ही इंडिविजुअल में, इसलिए ये एक मोनोशियस प्लांट है. ये एक डायशियस प्लांट है जो कि मार्केंशिया है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे हैं, इसलिए ये डायोशियस प्लांट है. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक एंजियोस्पर्म फ्लावर है जिसमें स्टेमन्स एंड कार्पल्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर. Thus, this is a bisexual flower. Now, the formation of the gamete has to be followed by the gamete transfer, because by this process the male gametes are brought in close proximity of the female gamete. Simple plants जैसे कि algae, bryophyte, pteridophytes में water acts as the medium for the gamete transfer. इनमें मेल गैमेट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और वो वाटर करंट की सहायता से फीमेल गैमेट तक पहुंच जाते हैं फॉर द फ्यूजन. हाउएवर इस प्रोसेस के दौरान सेवरल मेल गैमेट्स या तो दे डाई और दे फेल टू रीच द मेल गैमेट. इसके लिए मेल गैमेट्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं so that at least some of them would reach the female gametes. Now in higher plants, including the angiosperms, winds, bees or insects facilitate the transfer of the gamete, because the gametes anyway have to be transferred, because the male gamete has to be transferred to the female gamete. So in higher plants, these agents facilitate the transfer of the gametes. In these plants, pollen grains are contained in the male gamete. Pollen grains contain the male gamete, which is present in the anther. The female gamete lies in the ovule. So for fertilization, now pollen grain has to reach the stigma and finally the embryo sac. So what happens? कि pollen grains
दे आर टेकन बाय दीज पॉलिनेटिंग एजेंट, जिसको हमने कहा कि जैसा कि विंड, इंसेक्ट्स वगैरह, इसको पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर ले जाते हैं. नाउ इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स ये थोड़ा इजी हो जाता है बिकॉज द एंथर्स एंड द स्टिग्मा आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर. इसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जब शेड होते हैं तो वो तुरंत ही स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं. बट इन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स ये पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर के लिए ये स्पेशलाइज्ड एजेंट्स जो हैं वो हमें चाहिए होते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ event in which the transfer happens through specialized agents is known as pollination. The pollen grains germinate on the stigma and they produce a pollen tube. मतलब स्टिग्मा के ऊपर पहुंच के अब ये जहाँ पे जर्मिनेशन करते हैं और ये दे प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब जिसमें कि मेल गैमेट्स होते हैं और ये एग के पास पहुंच के इन मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं फॉर द फ्यूजन. Now, in unisexual animals, like human beings, some special mechanisms are involved for the gamete transfer. Thus, the gamete formation and successful gamete transfer is essential for fertilization. Now, when the two types of gametes have come in close proximity with one another, fertilization can happen. Fertilization is the most vital event of sexual reproduction. In this fertilization, the fusion of the gametes occurs, which is known as syngamy. However, fertilization does not occur in all sexually reproducing organisms. कुछ organisms जैसे कि turkey, rotifers, honeybees and some lizards में पार्थिनोजेनेसिस नाम की एक प्रोसेस होती है. इस प्रोसेस में द फीमेल गैमेट इंस्टेड ऑफ फ्यूजिंग विद द मेल गैमेट इट अंडरगोज डेवलपमेंट बाय सेल डिविजन. सो द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस. In majority of the aquatic and terrestrial animals, however, the fertilization occurs. In aquatic organisms such as algae, fish, etc., the fertilization is external, which means the gametes are released in the external medium, which is mostly water. So in this, the gametes are released in large numbers, which transform into large number of offsprings. बोथ मेल गैमेट्स भी और फीमेल गैमेट्स भी लार्ज नंबर्स में इसलिए प्रोड्यूस होती हो कि जिससे लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो सकें. हालांकि ये ऑफस्प्रिंग्स दे आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द प्रीडेटर्स, देयरफॉर थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल टू द एडल्टहुड. In terrestrial organisms such as fungi, higher animals such as reptiles, birds and mammals, and majority of plants including bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, syngamy occurs inside the body of the organism. Such type of fertilization in which the syngamy occurs inside the body of the organism is known as internal fertilization. In this case, the egg is formed inside the female body. It is stationary, whereas the male gametes are motile. इस केस में भी मेल गैमेट्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, whereas there is reduction in the number of the eggs produced. The motile male gametes reach the egg for the fertilization, which in general is stationary. But not in all cases the male gamete is motile, such as in the angiosperms, the male gametes are non-motile. Now, they depend on the pollinating agents for their transfer to the stigma. Now, after the fertilization is over, the post-fertilization events begin. The post-fertilization events, as we know, they include the zygote formation and the embryogenesis. Now, all the events that occur after the fusion of the gametes include the post-fertilization events. The fertilization or the fusion of the gametes
leads to the formation of a diploid zygote. Now, further development of the zygote depends on two things. One, the type of the life cycle of the organism, और दूसरा environment. Now, in organisms such as algae and fungi, zygote एक thick wall जो कि बहुत ही उसके outside पर बनाता है, which is resistant to desiccation and damage. ये thick wall उसको desiccation और damage से बचाता है. ये इस तरह के इन ऑर्गेनिजम्स में अनफेवरेबल पीरियड के दौरान जाइगोट रेस्टिंग फेज में चला जाता है एंड इट जर्मिनेट्स व्हेन द फेवरेबल पीरियड्स कम. अब ये दोनों हमने जो एग्जांपल्स देखे वो है कि किस तरीके से जाइगोट का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे डिपेंड होता है, पर हमने कहा कि इसका डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंडेंट होता है. वो कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल देखें कि इन ऑर्गेनिजम्स सच एज क्लमाइडोमोनास विच हैज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, द zygote divides by meiosis to form haploid individuals. So after the initial development, the zygote transforms into the embryo by a process known as embryogenesis. Zygote mitotically divide करता है, resulting in a number of cells. Now thereafter the cell differentiation occurs, in which what happens, a group of cells modify into tissue and organs और उसके बाद organism का formation हो जाता है. Now this process of embryogenesis can occur both inside and outside the female body. ओविपेरस एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में embryogenesis occurs in the eggs laid by these animals. These eggs are covered by hard calcareous shell और इन्हें वो बहुत ही sheltered places में organisms देते हैं जिससे कि वो predators से safe रखे जा सके. Incubation period के बाद ये एग्स हैच हो जाते हैं और उनमें से यंग वंस बाहर आ जाते हैं. विविपेरस एनिमल्स में एम्ब्रियोजेनेसिस फीमेल बॉडी के अंदर होती है. आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, द यंग वन इज डिलीवर्ड आउट ऑफ द फीमेल बॉडी. अब चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो यंग वंस के होते हैं वो विविपेरस एनिमल्स में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जाहिर है कि फीमेल बॉडी के अंदर जो यंग वन होगा वो बेटर प्रोटेक्टेड होगा दैन एग के अंदर. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द zygote is formed inside the ovule, and as soon as the zygote is formed, it leads to the withering of the other organs like the sepals, petals and the stamens. The pistil, however, remains attached. Some of the post-fertilization changes are: the zygote changes into the embryo, the ovules change into seeds, and the ovary change into fruit. The fruit is covered by a thick wall, which is called the pericarp. This wall, the pericarp, is protective in function and it protects the seed inside. Like we can see in the figure here, these are the seeds and this is the pericarp. This figure is of a legume, as you can make out. इसमें देखो seeds कितने अच्छे से pericarp के अंदर protected है. Similarly, इन figures में भी हम देख सकते हैं कि seeds are all protected in the pericarp. Similarly, in this one and this one. After the fruit is consumed and the seeds are dispersed, they germinate into a new plant. Thus, post-fertilization events, namely the zygote formation and the embryogenesis, leads to the formation of a new life. Thank you.